एडुकेट हब में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे अल्फोंस डौडे की एक दिल को छू लेने वाली कहानी की दुनिया में, द लास्ट लेसन। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें भाषा, पहचान और खोए हुए मौकों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो इस कहानी को लिखा किसने है? इसे लिखा है अल्फोंस डौडेट ने, जो 1840 से 1897 के बीच एक बहुत ही मशहूर फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। उनकी कहानियों की खास बात यह है कि वो अक्सर गहरी भावनाओं और इंसानी रिश्तों को बड़ी सादगी से बयां कर देती हैं। तो चलिए सबसे पहले कहानी के माहौल को समझते हैं। ये बात है 1870-71 के आसपास की। उस वक्त चल रहा था फ्रेंको प्रशियन युद्ध और इसमें फ्रांस की हार हो गई थी। अब इस हार के बाद हुआ क्या? फ्रांस के 2 जिले अल्सास और लॉरेन प्रशिया के हाथों में चले गए और जाहिर है इस वजह से वहां के लोगों की जिंदगी और उनकी पहचान पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अपनी ही मातृभाषा खोने का एहसास कैसा होता होगा। सोचकर ही अजीब लगता है ना? बस यही सवाल इस कहानी का दिल है, जिसे हम फ्रांस नाम के एक छोटे से लड़के की आंखों से देखेंगे और महसूस करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल ही असाधारण सुबह से। हमारा हीरो फ्रांस स्कूल के लिए पहले ही देर हो चुका है और ऊपर से उसे अपने टीचर एम हेमल से बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपल्स पर एक मुश्किल सवाल जवाब का सेशन रखा हुआ था। अब ऐसे में फ्रांस का मन कर रहा है कि स्कूल बंक ही कर दें। वो सोचता है कि यार बाहर जाकर प्रशियन सैनिकों की ड्रिल देखी जाए या फिर चिड़ियों के अंडे ढूंढे जाएं। दिन भी तो देखिए, कितना गर्म, कितना साफ और लुभावना था। स्कूल जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था। खैर, जैसे तैसे वो शहर के चौक से गुजरता है तो उसकी नजर पड़ती है बुलेटिन बोर्ड पर और वहां एक बड़ी भीड़ जमा है। अब पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी, चाहे वो हारी हुई लड़ाइयों की हो, सेना की भर्तियों के आदेश हो, सब कुछ यहीं से आ रहा था। ये सब देखकर उसके मन में एक अजीब सी आशंका, एक डर सा पैदा होने लगता है। जब फ्रांस आखिरकार स्कूल पहुंचता है तो उसे एक बहुत ही अजीब सी खामोशी का सामना करना पड़ता है। मतलब आमतौर पर तो स्कूल में डेस्क के खुलने बंद होने का, पाठ दोहराने का कितना शोर शराबा होता था, लेकिन आज सब कुछ एकदम शांत था, जैसे कोई रविवार की सुबह हो। वो थोड़ा डरते डरते क्लास में दाखिल होता है और देखता है कि उसके टीचर एम हैमिल अपने सबसे अच्छे वाले कपड़े पहने हुए हैं, वही कपड़े जो वो खास मौकों पर पहनते थे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि क्लास के पिछले बेंचों पर गांव के बड़े बुजुर्ग चुपचाप बहुत उदास बैठे थे। तभी एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और एक बहुत ही गंभीर लेकिन सौम्य आवाज में घोषणा करते हैं, मेरे बच्चों, ये मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। फ्रांस के लिए ये शब्द किसी बिजली के कड़कने जैसे थे। एकदम सन्न रह गया वो। और बस अचानक से फ्रांस को उन सभी दिनों पर बहुत गहरा पछतावा होता है, जब उसने अपनी भाषा सीखने की जगह समय बर्बाद किया था। उसे अपनी और अपने पूरे समाज की वो टालमटोल करने की आदत का एहसास होता है कि कैसे वो सब सीखने को हमेशा कल पर टालते रहे। उसकी व्याकरण और इतिहास की किताबें, जो कुछ देर पहले तक उसे एक बड़ी मुसीबत और बोझ लग रही थीं, अब अचानक उसे पुराने दोस्तों जैसी महसूस होने लगीं। ऐसे दोस्त जिन्हें वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अब उसकी नजरों में एम हैमिल एक गुस्सैल और सख्त मास्टर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो हमदर्दी और सम्मान के हकदार थे। अब उसे समझ आ गया था कि उन्होंने अपनी 40 साल की वफादार सेवा और इस आखिरी पाठ के सम्मान में ही अपने वो खास कपड़े पहने थे। हमें बहुत दुख के साथ कहते हैं कि देखो, इस नुकसान के लिए सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि हर कोई जिम्मेदार है, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। हम सब ने अपनी भाषा के महत्व को नहीं समझा और उसे सीखने का काम हमेशा हमेशा कल पर टाल दिया। इसके बाद एम हैमिल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बड़े ही जुनून से बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे तर्कसंगत भाषा है। और फिर वो कहते हैं वो यादगार शब्द जो इस कहानी का, समझिए, दिल है। जब किसी कौम को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं तो मानो उनके पास अपनी जेल की चाबी होती है। क्या जबरदस्त बात कही है। ये एक इतना शक्तिशाली संदेश है कि हमारी भाषा ही हमारी पहचान और आज़ादी की असली कुंजी है। तो एम हैमिल अपना वो आखिरी पाठ बड़े ही असाधारण धैर्य के साथ पढ़ाते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो जाने से पहले अपना सारा का सारा ज्ञान
एक ही बार में अपने छात्रों के मन में उतार देना चाहते हों। और फ्रांस, उसने भी इतनी तल्लीनता और इतने ध्यान से पहले कभी नहीं सुना था। पूरी क्लास में सिर्फ कलमों के कागज पर घिसने की आवाज आ रही थी। छत पर कबूतर धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे और फ्रांस ने मन ही मन बहुत मासूमियत से सोचा, क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? देखिए, ये एक बच्चे का सवाल था, लेकिन इसमें अपनी संस्कृति पर हो रहे बाहरी हमले का कितना गहरा दर्द छुपा था। और अब कहानी अपने सबसे भावुक मोड़ पर पहुंचती है। क्लास का माहौल बहुत गंभीर हो चुका था, क्योंकि ये आखिरी विदाई का समय था, एक भाषा और एक पहचान से विदाई का। और तभी चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। पाठ खत्म होने का समय आ गया था। ठीक उसी पल खिड़कियों के नीचे से ड्रिल से लौट रहे प्रूशियन सैनिकों के बिगुल की आवाज सुनाई देती है। ये एक कठोर सच्चाई थी जो इस बात का संकेत थी कि सत्ता अब आधिकारिक रूप से बदल चुकी है। हैमेल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और फ्रांस को वो उस वक्त पहले से कई ज्यादा लंबे और गौरवान्वित लगे। उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन भावनाएं उनके गले में आकर अटक गईं। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। फिर वो ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाकर जितना बड़ा लिख सकते थे उन्होंने लिखा, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस अमर रहे। यह देशभक्ति का एक आखिरी मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन था। इसके बाद वो वहीं रुके और दीवार से अपना सिर टिका लिया और बिना एक भी शब्द कहे